सभी हिंदी संस्कृत अनुरागियों को सहृदय नमस्कार। हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में मैं आपको आज वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि किसी भाषा का आधार होता है वर्ण व्यवस्था। अगर आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में नहीं पता तो काफ़ी चीज़ों का इसका मतलब आपको नहीं पता है। तो वर्ण व्यवस्था का आप मूल रूप से बिल्कुल इसके बारे में मैं पूरी जानकारी दूंगा। हो सकता है इसके 2 या 3 वीडियो बने, भाग 1, 2, 3 करके मैं बनाऊंगा, पर आप अच्छी तरीके से यदि समझेंगे तो कम से कम वर्ण व्यवस्था में आपको दोबारा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम पढ़ते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण का अर्थ क्या होता है? वर्ण देखो, एक तो वर्ण का अर्थ होता है रंग, जैसे हम कह देते हैं ना श्री कृष्ण जी श्याम वर्ण के थे, ठीक ना। और एक होता है जाति, ठीक ना, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये 4 वर्ण है, ठीक है ना। और एक अर्थ होता है इसका अक्षर होता है ध्वनि, जो अ ई आप ये पढ़ते हो, क ग ये पढ़ते हो, ये सारे अक्षर है। तो ये वर्ण के 3। इससे मिलता जुलता एक शब्द होता वर्ण का अर्थ होता घाव, और एक होता वर्ण का अर्थ होता वर चुनना, किसी का वर्ण करना, ठीक है ना जी। चुनने अर्थ में भी आ जाता है, केवल चुनने अर्थ में भी आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आप उतार सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो, मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये वर्ण के 3 होते हैं। हम जिसमें अध्ययन करेंगे वो अक्षर अर्थ में करेंगे। अक्षर अर्थ में हमें आज स्टडीज की करनी है। चलिए, तो वर्ण किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न, वर्ण की परिभाषा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सके। देखो भाई, इसके एक एक शब्द पे ध्यान देना। वह छोटी से छोटी ध्वनि, बिल्कुल स्मॉलेस्ट साउंड है, और उसके आगे टुकड़े भी नहीं कर सकते, ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते आप। कैसे? जैसे कहीं पर है कमल, इससे छोटी आवाज निकाल सकते हो आप, कम से भी छोटी आवाज कर सकते हो, क। अब इससे छोटी ध्वनि आप चाहकर भी नहीं निकाल सकते, क। ये मैं जो ये खट की आवाज कर रहा हूं, ये भी इससे छोटी नहीं है। इस संसार में क इससे छोटी ध्वनि बनी ही नहीं, अ इससे छोटी ध्वनि बनी ही नहीं, ये ध्वनि भी इससे छोटी नहीं है। जैसे क, तो ये भी इसके बराबर हो सकती है, छोटी नहीं है। तो जो छोटी से छोटी ध्वनि, चाहे वो क के रूप में है, चाहे वो अ के रूप में है, जिसके और टुकड़े नहीं किए, आप इसको और छोटा नहीं कर सकते कि अ को 2 भागों में बोल दोगे, ऐसा नहीं है। इसको बोल सकते हो कम, ठीक ना, या क मल, पर इसके टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसलिए ये क्या कहलाता? वर्ण कहलाता। मेरे ख्याल से वर्ण की परिभाषा आपको समझ में आ गई। अब ये वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर, 2 भेद है इसके, स्वर, और नंबर 2 व्यंजन, ठीक है जी। चलो दोनों को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम तो पढ़ते हैं स्वर, ठीक है ना। स्वर का तद्भव रूप क्या होता है? जैसे मैं कह दे दूं, चलो कोई पूछ भी ले आपसे, परीक्षा में आ सकता है कि स्वर का तद्भव रूप क्या होता है? सुर। जो सुर कहते हैं ना, सुर, ये वास्तव में स्वर ही होता है। अच्छा, ये पूछ ले कोई, सुर का विलोम उल्टा क्या होता है? चलो आप बता दीजिए मुझे, सुर का उल्टा क्या होगा? आपके मन में झट से आया असुर नहीं होगा। जो स्वर का सुर होता है ना, अगर इसका विलोम करना चाहे तो बेसुर होता है। असुर तो संस्कृत का शब्द है, और ये हिंदी का शब्द है सुर। अगर वो सुर असुर वाला, फिर वो राक्षस देवता वाला है, वो स्वर का तद्भव नहीं है। स्वर का तद्भव सुर, और इसका विलोम यदि करना चाहिए तो बेसुर होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ये जरूरी हो जाता है बताना। चलिए, स्वर किसे कहते हैं? बस सीधी सी बात। इसके 2 प्रकार की परिभाषा है। जिन वर्णों के बोलने में श्वास वायु में कोई बाधा ना हो, और दूसरा जो
बिना अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाएं। बस दोनों जिनके बोलने में, जैसे श्वास वायु कहीं नहीं अटकेगा, पर प को बोलने में होठ ही बंद हो गए, श्वास वायु जैसे तैसे बाहर आया। जैसे ई श्वास वायु बिल्कुल निर्विरोध निर्बाध रूप में बाहर आ रहा है, पर वहीं पर जो ट जीव ने ऊपर बंद कर दिया रास्ता, श्वास वायु बगल अगल से आया, ठीक ना। तो जहां पर श्वास वायु बिना बाधा के बाहर आए और अन्य वर्ण की सहायता, जैसे अ को बोलने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़े, पर क को बोलने में अ की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और स्वर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। ई किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, की में ई की सहायता से बोला जाता है। तो स्वर होता है जिन वर्णों को बोलने में श्वास वायु कोई बाधा ना हो श्वास वायु में, और बिना अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाए। ठीक है जी। अब मैं इसको साफ कर दूं, परिभाषा आपने उतार दी होगी, ठीक है ना। एक एक करके इसको समझ लेते हैं, व्यंजन को हम अलग से बताएंगे। अब स्वरों की संख्या, जब इनकी संख्या की बात करेंगे तो संख्या है इनकी 11, ठीक ना। पूरी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं, जमा 33 व्यंजन होते हैं, 44 की पूरी वर्णमाला बन जाती है, पूरी वर्णमाला, ठीक है जी। तो ये 44 आ जाता है। यद्यपि कुल ध्वनियाँ हिंदी भाषा में कुल ध्वनियाँ 52 हैं। देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है वर्ण कितने हैं तो 44, और ध्वनियाँ कितनी हैं 52। आप कहोगे ध्वनियाँ कैसे अलग चलेगी जी, ये बिल्कुल प्रश्न मैं आपको साफ साफ बताऊंगा। पहले इसको आगे बढ़ाते हैं हम, ठीक है ना। वर्ण पूछें तो 44, ध्वनियाँ पूछें तो 52, ठीक है। मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखो कौन कौन से स्वर है। स्वर ये है अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, ये स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यद्यपि संस्कृत में 2 स्वर और है, जैसे री का दीर्घ रूप भी है संस्कृत में री, और एक लरी। ये संस्कृत भाषा में 2 स्वर और माने जाते हैं, इसलिए संस्कृत भाषा में स्वर 13 हो जाते हैं, पर हिंदी में 11। हिंदी में देखो अ का दीर्घ रूप आ है, छोटी ई का दीर्घ रूप बड़ा ई है, छोटे का बड़ा, पर री का दीर्घ रूप हिंदी में नहीं है। इस बात का ध्यान दिए। एक बार ये प्रश्न एक प्रतियोगी परीक्षा में एस्टेट के अंदर आया था कि कौन सा स्वर हिंदी में नहीं है, तो वो दीर्घ री था, ये हिंदी में नहीं माना जाता दीर्घ री। तो ये 11 स्वर हो गए। अब इनको हम अलग अलग से पढ़ लेते हैं। इनमें मूल स्वर कौन कौन से है। मूल स्वर है अ, ई और उ। वैसे तो री भी मूल स्वर है, पर हिंदी भाषा में वो मूल स्वरों में नहीं गिना जाता। उसके बारे में ये कहा जाता है कि री में 2 आवाज़ है, र और ई की, जबकि बिल्कुल गलत है। री में 2 आवाज़ नहीं है, हम इसका उच्चारण गलत करते हैं। इसका उच्चारण होता है रू, इस तरीके से, कृपण, कृपा, पर हम इस तरीके से हैप्चुअल है बोलने के लिए कि इसको री बोलते हैं, र और ई करके बोलते हैं। हमारे उच्चारण में दोष है, ये मूल है, पर हिंदी भाषा में नहीं माना जाता। मूल स्वर जब भी बताओगे आप यही बताओगे। अब आप कहोगे जी तो बाकी स्वर कैसे हैं। बाकी इन 3 से ही बने हैं सारे के सारे। देखो बताता हूं, आ किससे बना, अ जमा अ से। ऐसे दीर्घ ई किससे बना, छोटी ई जमा छोटी ई से। ऐसे दीर्घ ऊ किससे बना, हर्ष ऊ और हर छोटे ऊ और छोटे ऊ से। तो ये तो देखो अ ई उ 3 ही है, इन तीनों ने मिलके 3 और बना दिए। अब ए कैसे बना, अ जमा ई से, तो ये देखो अ और ई, एक और ए बना दिया। अब जब आपने ए बना लिया तो उसी से आई बन जाएगा, अ जमा ए। आई कैसे बना, पहले अ जमा ई से ए बनाया, फिर अ और ए से मिलके आई बन गया। ऐसे ओ किससे बना, अ जमा ऊ से, और औ किससे बना, अ जमा ओ से। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 तो मिल मिला के बन गए। मूल तो ये 3 ही है,
इन तीन का ही कमाल है, इन तीन से बन जाते हैं बाकी सारे। पर सबकी स्वतंत्र सत्ता है, इसलिए हम सबको गिनते हैं, सबको हिंदी भाषा में गिना जाता है, इसलिए वो माने 11 ही जाते हैं। ठीक है जी। चलो मैं इसको साफ कर रहा हूँ। मूल स्वर आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे मात्रा के आधार पर स्वर। ठीक है जी। अगला है मात्रा के आधार पर स्वर। मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं हिंदी में। नंबर 1 हर्षव। अब इस हर्षव को देख लिए, कई यानी इसको हरिषव, ह के पाँव में री देते हैं, वो गलत है बिल्कुल। ह आधा है, र पूरा है। कोई भी वर्ण पाँव में आ जाए तो पूरा होता है। जैसे प्र, तो ये प आधा, र पूरा है। अगर वो र आधा होगा तो ऊपर चला जाएगा। पाँव में र हमेशा पूरा, पाँव में पूरा, याद रखिए पाँव में पूरा होता है। तो ये ह आधा र है इसके पाँव में, ह्रस्व है। नंबर 2 दीर्घ। ठीक है ना। हर्षों में होते हैं एक मात्रिक स्वर, जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता, एक मात्रा का समय लगता है वो हर्ष। और जिनके बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है द्विमात्रिक, डबल समय लगता है, डबल। जैसे अ, तो एक यूनिट है इसमें, एक मात्रा, आ इसमें डबल है। तो ऐसे करके एक मात्रिक कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री भी एक मात्रिक में आ जाएगा। अब दीर्घ कौन कौन से होते हैं? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। ठीक ना। और जो दो से जब ए में 2 मात्राएं आ गई, एक अ की और एक ई की, तो हर्ष कैसे रहेगा? तो डबल हो गया। तो ये भी सारे ए, आई, ओ और औ। ठीक है जी। तो ये मात्रा के आधार पे 2। एक तीसरा भी होता था पर हिंदी भाषा में नहीं माना जाता, प्लुत। प्लुत होता त्रिमात्रिक, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है। फिर बता रहा हूं, हिंदी भाषा में स्वीकार नहीं किया जाता, ये संस्कृत भाषा में आता है। तो ये जैसे ना इसमें हिंदी का 3 होता ना, तो 3 लगा देते हैं। जैसे हमने अ को प्लुत बनाना, तो अ के पीछे 3 लगा दो। या जैसे ओम लिखा जाता है, ओम के पीछे हम ये हिंदी का 3 लिखते हैं, हिंदी में 3 ऐसे बनाते हैं, ओम। ये तिगुना बोलना पड़ेगा, इसलिए ये प्लुत। पर ये हिंदी में नहीं माना जाता, संस्कृत में माना जाता है। ठीक ना। और संस्कृत में भी, लौकिक संस्कृत में नहीं है, वैदिक संस्कृत में ही इसका प्रचलन ज़्यादा हुआ करता था। तो ये 2 हर्ष और दीर्घ मात्रा के आधार पर। अब मैं लगे हाथ एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लूँ, मात्रा किसे कहते हैं? मात्रा क्या है? मात्रा कईयों ने रट रखा है, आप रटिए मत इसको, बड़े इत्मीनान के साथ बताइए। मात्रा क्या होता है? मात्रा होती है क्वांटिटी। जैसे दूध में कोई मात्रा पूछ रहा तो दूध में पानी की मात्रा हो सकती है। चाय में कोई मात्रा पूछे तो चाय में चीनी की, पत्ती की, पानी की मात्रा हो सकती है। तो हर जगह एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी, मात्रा। तो जब हम वर्णों के ऊपर आते हैं तो वर्णों में किसकी मात्रा हो सकती है? क्वांटिटी ऑफ साउंड। भाई इनमें तो आवाज ही तो है, बस ये अ छोटी में है, मात्रा है, मतलब क्वांटिटी ऑफ साउंड कम है तो हर्ष, और क्वांटिटी ऑफ साउंड डबल है तो दीर्घ। तो क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय। बस मात्रा की परिभाषा क्या हुई? स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, ये मात्रा कहलाता। अगर वो कम लग रहा है तो हर्ष, और दुगना लग रहा है तो दीर्घ। तो ये मेरे ख्याल से उतार लिया होगा आपने, तो मैं इसको साफ कर रहा हूं। ठीक है ना। चलिए, अब मात्रा के आधार पर स्वर हमारे हो चुके, मैं इनको साफ कर रहा हूं। मात्रा का भी आपको पता चल गया, ठीक है ना। स्वर कितने होते हैं ये भी पता चल गया, मूल स्वर कितने होते हैं आपको वो भी पता चल चुका है। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसका। अब मुखाकृति के आधार पर स्वर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुखाकृति के आधार पर स्वर। अब आप कहोगे जी कैसे? देखो, जैसे हमारा यहां से लेकर यहां तक ये मुख है, तो हम कई स्वरों के उच्चारण में देखते हैं। जैसे मैंने बोला ऊ ऊ ऊ, ऐसा लगता है बिल्कुल दांतों के पीछे से पैदा हो रहा। ऊ, ई ई, ऐसा लग रहा बिल्कुल गले के अंदर से आ रहा है।
ठीक ना। या जैसे ओ गले के पीछे से आ रहा, ए बिल्कुल आगे से निकल रहा, ओ पीछे, अ को बोल के ऐसा लग रहा है जैसे गले के बीच में से आ रहा। तो हर स्वर जो गला होता है, मान लिया सपोज करो ये एक गला है हमारा, तो कोई यहां से बोला जाता है, कोई यहां से बोला जाता है, तो कोई यहां से, तो कोई यहां से, तो कोई यहां से, कोई यहां से। अब गले में कौन कौन सा कहां से पैदा हो रहा है, तो मुख आकृति के आधार पर उसको वही स्थान दे दिया गया, ठीक है ना। इसको यदि सिस्टोमेटिक ढंग से समझें तो हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये गले का है अग्रभाग, ये गले का है मध्य भाग, और ये गले का पश्च पीछे का भाग। तो हम ऐसे लाइनें लगा लेते हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है ना जी। तो ऐसे करके हमने इनको मिला दिया ऐसे, ठीक है जी। फिर एक बीच में से हम ऐसे करके बनाएंगे। एक डायग्राम बनाना सीखना, सबसे पहले 4 लाइनें लगाओ, मिलाओ, फिर एक बीच में ऐसे बनाओ। अब ये जो अगला हिस्सा है ये है संवृत। संवृत का अर्थ होता है बंद, और ये नीचे का हिस्सा है विवृत। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, ओपन्ड, ठीक है ना। चलो छोड़ो आप, जैसे मैं अब जैसे मैं मुंह खोला ऐसे कर रहा हूं तो ये मेरा मुंह खुला है और अब बंद है। तो जब ये मुख ऐसे होगा तो खुला है, यहाँ तक खुला है, और जब ये मुख ऊपर चला जाएगा, बोलते समय नीचे का जबड़ा ऊपर नीचे जाता, ऊपर का नहीं हिलता, इस बात का ध्यान रखिए। जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ बंद हो जाएगा। तो इसमें तो बताने वाली कोई बात नहीं, यहाँ मुख आके बंद है, यहाँ खुला। समृत के नीचे अर्ध समृत, और विवृत के ऊपर अर्ध विवृत। यहाँ आधा बंद है, यहाँ आधा खुला है। ये डायग्राम बना लीजिए। अब आपने क्या करना, यहां से शुरू करना, आ, अब यहां पर ई, यहां पर उ, यहां पर ए, आई, यहां पर ओ, औ। अगर आप ट्रिक सीखना चाहते हो तो हर बार 2 लिखिए और अपोजिट आइए। जैसे अब इसके अपोजिट ई, अब इसका अपोजिट उ, फिर इसके अपोजिट ए, इसका अपोजिट ओ। हर बार अपोजिट जाइए और 2-2 भरते चलिए। अब ये पूरा डायग्राम तैयार हो गया। अब सुनो, आपने क्वेश्चन बनाने हैं इसमें से, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे कोई पूछ ले अग्र स्वर कौन से, अग्र, तो ये जो मान लिया ये पॉइंट है, इसका बीच का हिस्सा 50% इधर, 50, तो जो 50% इधर है वो सारे अग्र है। ई ए आई, 4 ही है बस, ये ई ए और आई अग्र। अगर कोई पूछ ले मध्य है तो मध्य में एक ही है बस, बस। अगर कोई पूछ ले पश्च, तो पश्च में पीछे के लिख दो, उ ओ और आ, ये पश्च में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये पता चल गया आपको, अग्र मध्य पश्च कर पाओगे आप, ठीक है। अब देखो, अगर कोई पूछ ले आपसे समृत कौन से है, तो ये देखो ये 50% से ऊपर है तो ऊपर काउंट होंगे, 50% से नीचे हो तो नीचे काउंट हो। तो समृत में कौन कौन से है, ई उ। अगर कोई आपसे समृत स्वर पूछ ले, समृत स्वर, तो ये चारों बताओगे, ई उ। अगर कोई पूछ ले अर्ध समृत तो बताओगे ए ओ। अगर कोई पूछ ले अर्ध विवृत, आई औ। अगर कोई पूछ ले विवृत तो अ। नोट्स तैयार कर लो, बेशक वीडियो को दोबारा सुन के नोट्स बना लो। फिर अगर कोई पूछ ले अग्र समृत, अब जैसे समृत ये है ई उ, ये समृत हो गया। इसमें भी ये जो 2 आगे के हैं ये अग्र हैं और 2 पीछे के ये है पश्च। तो अग्र पूछ ले तो ये बता दो, पश्च पूछ ले तो ये बता दो, और केवल समृत पूछ ले तो चारों बता दो। ऐसे करके कोई भी आए। अब एक बार ये आ गया था केंद्रीय स्वर कौन सा, केंद्रीय जो बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में आपका केवल एक ही है, बस। पश्च के ये हैं, अग्र के हैं। अगर वो समृत पूछता है तो सारे बता दो, अगर वो अग्र और पश्च करके पूछता है तो अग्र पश्च करके बता। ऐसे विवृत और अर्ध समृत पूछता है तो ए ओ। अगर कुछ तक कहता है कि अग्र अर्ध समृत तो ए, और पश्च अर्ध समृत तो ओ। ऐसे अगर वो अर्ध विवृत पूछता है तो आई औ। अगर अग्र अर्ध विवृत तो आई, और पश्च अर्ध विवृत तो औ। ऐसे अग्र में यहां पर कुछ नहीं है तो मध्य विवृत अ और पश्च विवृत आ।
मेरे ख्याल से मुख आकृति के आधार पे बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। आप नोट्स भी तैयार कर लेंगे इसके, ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब होठों की आकृति के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर, होठों की आकृति के आधार पर स्वर कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 वृत्ताकार, नंबर 2 अवृत्ताकार और नंबर 3 है उदासीन। देखो भाई, आपको जो मैंने अभी ये डायग्राम बनवाया था, इसके एक साइड पूरे वृत्ताकार हैं, एक साइड अवृत्ताकार। अब चेक कर लो, छोड़ो, चेक करो आप। जैसे ऊ में होठ गोल हो रहे हैं तो ये वृत्ताकार है, तो जिस साइड ऊ है उस साइड के सारे वृत्ताकार है। यानी कि पश्च पीछे के हैं ना, जो ऊ ओ औ और आ, ये ऊ की साइड के सारे वृत्ताकार बनेंगे। जो इस साइड के हैं वो सारे अवृत्ताकार होंगे। ई ए आई, बस। और एक है उदासीन, तटस्थ, न्यूट्रल, यह वो है केवल आपका अ। यानी कि अ ऐसा स्वर है जिसमें होठ हिलते ही नहीं, अ ना गोल होते ना चपटे होते, कैसे नहीं होते, तो इसलिए वो उदासीन माना गया। तो ये होठों की आकृति के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं व्यंजनों पे। आगे व्यंजन, इत्मीनान के साथ देखते रहिए, आपको पूरे वर्ण व्यवस्था का नॉलेज आज हो जाएगा। व्यंजन क्या है? वही परिभाषा, जो स्वर की परिभाषा था उसका उलट कर लो। जिन वर्णों के बोलने में श्वास वायु बाधा के साथ बाहर आए, श्वास वायु बाधा के साथ बाहर आए, ठीक है जी। और दूसरा, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से जिनका उच्चारण हो सके, बस, तो उनको व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 33। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, अंग। कहीं इसका उच्चारण शुद्ध करते हैं, अंग होता, अंग अंग। इसका ड पता नहीं कैसे करते, अंग होता। क ख ग अंग, च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प ह ब भ और म। ये 5 वर्ग से आता है। जैसे ये क वाली लाइन है तो इसको बोलते हैं हम कवर्ग, ये च वाली लाइन है तो इसको बोलते हैं चवर्ग, ये ट वाली लाइन है तो इसको बोलते हैं टवर्ग, और ये तवर्ग, और ये पवर्ग। तो ये 5 वर्ग है। इन 5 वर्गों में 25 व्यंजन है। कितने हैं ये? 25 व्यंजन 5 वर्गों से। और इनकी विशेषता बता दूं, क से लेकर के म तक किसी को भी बोलो कुछ ना कुछ टच जरूर होगा। कंठ से लेकर होठ तक कुछ, या क ख ग ऊपर टच हो रहा, च छ ज जीभ मोटा हिस्सा टच हो रहा, ट ठ ड जीभ बीच में जाके टच हो रही है, त थ जीभ दांतों को टच हो रही है, प फ ब म होठ टच हो, तो इनमें टच होता है। इसलिए इन 25 व्यंजनों का नाम हमने रख दिया स्पर्श व्यंजन। कैसे हैं ये? स्पर्श है, इनके बोलने में कुछ ना कुछ स्पर्श होता है। अब व्यंजन कितने हैं? कुल 33। 25 मैं समझा चुका हूं, कितने रह गए? 8। 8 कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं य, र, ल और व, और ये होता है श, श, स और ह। तो ये 33 हो गए। अब देखो, य, र, ल, व, इनको बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं इनको? अंतस्थ। और श, 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 ह, इनको बोलते हैं ऊष्म। क्यों बोलते हैं इनको अंतस्थ? अंतस्थ का मतलब जो बीच में स्थित है। इसका संधि छेद करेंगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको अंतर जमा स्थ। यदि शुद्ध रूप में लिखा जाए तो अंतस्थ में दोनों स आधे आते हैं, ऐसा ये शुद्ध रूप है अंतस्थ, ठीक ना। तो अंतर स्थित, अंतर होता बीच में,
जैसे अंतर जातीय विवाह, दो जातियों के बीच में, दो अलग अलग जातियों के बीच में विवाह, अंतर होता है बीच में। जो बीच में स्थित है, किसके बीच में स्थित है? स्वरों और व्यंजनों के। जब उच्चारण करते हैं तो न तो पूर्ण रूप से स्वर जैसे हैं, न पूर्ण रूप से व्यंजन जैसे, उन दोनों के बीच से की स्थिति है, इसलिए अंतस्थ कहलाते हैं। और इनको ऊष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके बोलने में गरम गरम श्वास निकलता है। श श श ह बोल के देखिए, श श श ह, तो गरम गरम श्वास निकलता है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो ये समझ गए यहाँ तक। अब मुझे थोड़ा साफ करना पड़ेगा, या इधर समझाता हूँ। देखो, अब इसमें जो य और व है, य और वह, इसको तो अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और वह को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर। य और वह को अर्ध स्वर। ये तो आधे स्वरों जैसे ही है, स्वरों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ठीक है जी। चलो आगे है, हम पढ़ेंगे अब संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र, ये माने जाते हैं संयुक्त व्यंजन। दिख रहा होगा आपको, संयुक्त व्यंजन। ठीक है जी। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन। अब ये क्ष किससे बनता है? आधे क और स से बनता है क्ष। त्र किससे बनता? आधे त और र से बनता त्र। ज्ञ किससे बनता? ज और य से मिलता है ज्ञ। इसको ज्ञ बोलते हैं, यद्यपि इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ होता है, ज्ञ, ज्ञानी, यज्ञ, पर इसको अशुद्ध उच्चारण करते हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है ना। श्र, श और र, ये श्र। ठीक है जी। तो चार ये हो गए। ठीक ना। आगे है फिर आगत ध्वनि। आगत वर्ण नहीं है, ध्वनि है। कौन कौन सी? जैसे ज और फ, ये इसको बोलते हैं तिल बिंदु। जो शब्द अरबी या फारसी से आए उनमें बाकी सारी ध्वनियाँ तो हमारे जैसी हैं, पर दो ध्वनियाँ ऐसी हैं जो हमसे बिल्कुल अलग है, थोड़ा फर्क है, तो इसलिए उन ध्वनियों को अलग बना दिया। जैसे अगर कहोगे आप जरा, जरा, तो जरा संस्कृत का शब्द है, बुढ़ापा। अगर कहो जरा, जरा, ये फारसी का है, इसका अर्थ है। तो इस जरा में और जरा में थोड़ा उच्चारण में फर्क है, इसलिए आगत ध्वनियाँ ये दो हैं। एक है उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण यह है ड़ और ढ, ऐसे। अब इनको उत्क्षिप्त क्यों कहते हैं? उत्क्षिप्त तो फेंकी हुई, इनमें जीभ फेंकी हुई सी आती है। उत जो ड़ ड़, जीभ ऐसा लगता है फेंकी सी आती है, इसलिए इनको उत्क्षिप्त बोलते हैं। अब देखो 25 तो ये हो गए, 8 ये हो गए 33, और 4 ये हो गए 33 और 4 37, और 2 आगत ध्वनियाँ 38 39, और 2 ये 40 41, 41 ये हो गए, और 11 स्वर कितने हो गए? 41 और 11 52। इसलिए 52 ध्वनियाँ मैंने जो वीडियो के शुरू में बताई थी, ये होती हैं 52 ध्वनियाँ। दोबारा से देख लो, 11 है स्वर, लिख लो अलग अलग करके, 11 है स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आगत ध्वनि और 2 उत्क्षिप्त ड़ और ड, जोड़ के देख लो 52 बनेंगे। तो हिंदी में ध्वनियाँ 52 हैं, वर्ण यही है। आप ये कहोगे जी इनको अलग से क्यों नहीं मानते? अरे क और श, क और श हम गिन तो लिए, 2 बार गिनोगे इनको। हाँ, ध्वनि स्वतंत्र है, ध्वनि तो एक अलग प्रकार के, ध्वनि में तो काउंट हो जाएंगे, पर वर्णों में एक गिने नहीं जाएंगे अलग से। वर्णों में तो यहीं पे गिनेंगे। तो इस प्रकार से वर्ण कितने होते हैं आपके कुल मिला के वर्णमाला में? 44। ठीक है। अब इसको साफ कर रहा हूँ। अब देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका पार्ट 2, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गजब की चीज़ है उसके अंदर। जैसे वर्णों के उपनाम, किसको प्रकंपित कहते हैं, किसको ताड़ित कहते हैं, किसको लुंठित कहते हैं, किसको अर्धस्वर, वो सारे वर्णों के उपनाम, और हर्ष, ये आपका अलप्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष, बलाघात क्या है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें मैं इसके भाग 2 में लेकर आ रहा हूँ। और यदि आप उन चीज़ों का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका वर्ण व्यवस्था का भाग 2 जरूर देखिएगा। अगर आपको यहाँ तक पढ़ के संतुष्टि हो रही है तो फिर यहाँ तक देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, औरों को भी लाभान्वित कराएं। हमें पूरे देश में संस्कृत भाषा का और हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना हमारा उद्देश्य है, तो इससे सभी को लाभान्वित कराएं। आपने इसको सुना, ध्यान से समझा, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।